Chapter 9. Air surrounding the Earth. We already know that the process of weathering takes place only because of the presence of air in our surroundings. It means that if there was no air on Earth, there would be no weathering and no life on Earth. हम पहले ही जानते हैं कि मौसम परिवर्तन, weathering, की प्रक्रिया केवल हमारे आसपास हवा की उपस्थिति के कारण होती है। इसका मतलब यह है कि अगर पृथ्वी पर हवा नहीं होती, तो मौसम परिवर्तन नहीं होता और पृथ्वी पर जीवन, लाइफ, भी नहीं होता। Atmosphere. The air in the atmosphere is a mixture of many gases in varying proportions. The Earth is surrounded by an envelope consisting of layers of gases, collectively called the atmosphere. It protects the Earth by absorbing harmful ultraviolet rays of the sun and bombardment of space debris. Air has weight and exerts pressure. The moisture in the atmosphere makes air humid near the Earth's surface and is responsible for causing perspiration, condensation and precipitation. वायुमंडल में हवा कई गैसों का मिश्रण होती है, जो विभिन्न अनुपातों में होती हैं। पृथ्वी एक ऐसी परत से घिरी हुई है, जो गैसों की परतों से बनी होती है, जिसे मिलाकर वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, कहा जाता है। यह वायुमंडल पृथ्वी की रक्षा करता है, क्योंकि यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों, अल्ट्रावायलेट रेज, और अंतरिक्ष से आने वाले मलबे, स्पेस डेब्री, को अवशोषित करता है। हवा का अपना वजन होता है और यह दबाव, प्रेशर, डालती है। वायुमंडल में नमी, मॉइस्चर, हवा को पृथ्वी की सतह के पास आर्द्र, ह्यूमिड, बनाती है और यही पसीना, पर्स्पिरेशन, संघनन, कंडेंसेशन और वर्षा, प्रेसिपिटेशन, का कारण होती है। Origin. The Earth was like whirling mass of gases and rock particles in space at the time of birth. It gradually cooled down and the gases separated from heavier particles. The gases then formed blanket around the heavier particles which settled in the center, forming the lithosphere. The gases formed the atmosphere. पृथ्वी जन्म के समय अंतरिक्ष में गैसों और चट्टान कणों, रॉक पार्टिकल्स, का एक घूमता हुआ समूह, व्हर्लिंग मास, जैसी थी। यह धीरे धीरे ठंडी हो गई और गैसें भारी कणों से अलग हो गई। फिर गैसों ने भारी कणों के चारों ओर एक आवरण, ब्लैंकेट, बना लिया, जो केंद्र में जम गए, और यह लिथोस्फीयर, का निर्माण हुआ। इन गैसों ने वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, का निर्माण किया। Characteristics. The atmosphere surrounds the Earth like blanket and is most dynamic in nature, mobile, elastic, expandable and compressible. वायुमंडल पृथ्वी को एक कंबल की तरह घेरता है और यह बहुत गतिशील, डायनामिक, होता है। मूल रूप से यह गतिशील, मोबाइल, लचीला, इलास्टिक, फैलने योग्य, एक्सपैंडेबल और संकुचित, कंप्रेसिबल, होता है। 2. It is held to the earth by gravitational force and rotates with it. इसे पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स, से पृथ्वी से बांधकर रखा जाता है और यह पृथ्वी के साथ घूमता है। 3. The atmosphere is densest near the surface of the Earth and gets more and more rarefied with the increase in height above sea level because it has a layered structure. The layers exert pressure one upon another. Atmosphere is also compressible. वायुमंडल पृथ्वी की सतह के पास सबसे घना, डेंस, होता है और समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ यह और भी पतला, रेरिफाइड, होता जाता है, क्योंकि इसका संरचना परतदार, लेयर्ड स्ट्रक्चर, होती है।
परतें एक दूसरे पर दबाव, प्रेशर डालती हैं। वायुमंडल संकुचित, कंप्रेसिबल भी होता है। 4. The more the density of air, the more the number of molecules present in it. जितनी अधिक हवा की घनता, डेंसिटी होती है, उसमें उतने ही अधिक अणु, मोलिक्यूल्स होते हैं। The heavier gases are found in the lower layers of the atmosphere. भारी गैसें वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती हैं। Composition. The atmosphere, as described above, is a blanket of air around the Earth. Air is a mixture of tiny molecules of gases. The composition of these gases in dry air is shown in the pie chart. जैसा कि ऊपर बताया गया है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर हवा का एक आवरण, ब्लैंकेट है। हवा गैसों के छोटे छोटे अणुओं, मोलिक्यूल्स का मिश्रण, मिक्सचर होती है। इन गैसों का संरचना, कॉम्पोजिशन, सूखी हवा में इस पाई चार्ट में दिखाया गया है। The two main gases in the atmosphere are nitrogen, about 78%, and oxygen, about 21%. The other gases, about 8%, present in the atmosphere are argon, carbon dioxide, ozone, hydrogen, helium, etc. वायुमंडल में दो मुख्य गैसें हैं, नाइट्रोजन लगभग 78% और ऑक्सीजन लगभग 21%। वायुमंडल में अन्य गैसें लगभग 1% भी मौजूद हैं, जैसे आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम आदि। At lower levels, water vapor and dust particles are also found up to a height of about 12 किलोमीटर। निचली परतों में जलवाष्प, वाटर वेपर और धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स भी लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। Importance. Atmosphere is the most dynamic of all the other three realms of the earth. Some of its advantages are: वायुमंडल पृथ्वी के अन्य 3 क्षेत्रों में से सबसे गतिशील, डायनामिक है। इसके कुछ लाभ, एडवांटेजेस निम्नलिखित हैं। It is an integral part of the earth and contains life-giving gases like oxygen. Plants, human beings and animals need oxygen to breathe. यह पृथ्वी का अभिन्न, इंटेग्रल हिस्सा है और इसमें जीवन देने वाली गैसें जैसे ऑक्सीजन होती हैं। पौधों, प्लांट्स, मनुष्यों, ह्यूमन बीइंग्स और जानवरों, एनिमल्स को श्वास, ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 2. Water vapor in the atmosphere absorbs the incoming solar radiation and does not allow the earth to become too hot. वायुमंडल में जलवाष्प, वाटर वेपर, सूर्य की आने वाली सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन को अवशोषित, एब्जॉर्ब्स करता है और पृथ्वी को अधिक गर्म होने से रोकता है। 3. It also causes precipitation, rainfall, snowfall, etc. on the earth. The blanket of air, especially the ozone layer, protects life on the earth from the harmful ultraviolet radiations of the sun. यह पृथ्वी पर वर्षा, precipitation, जैसे वर्षा, रेनफॉल, हिमपात, स्नोफॉल आदि का कारण भी बनता है। हवा का यह आवरण, विशेष रूप से ओजोन परत, ओजोन लेयर, पृथ्वी पर जीवन को सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी, अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। 4. The atmosphere always remains in contact with the ground or water surface.
वायुमंडल हमेशा पृथ्वी की सतह सरफेस या जलमंडल वाटर सरफेस से संपर्क में रहता है। It keeps the earth warm by not allowing all the heat given out by the earth to escape into space, especially at night. यह पृथ्वी को गर्म बनाए रखता है क्योंकि यह पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित एमिटेड सभी गर्मी को अंतरिक्ष में जाने से नहीं रोकने देता, विशेष रूप से रात के समय। 6. Differential heating of the atmosphere makes the air move horizontally near the surface of the earth. This moving air is called wind. वायुमंडल का असमान ताप डिफरेंशियल हीटिंग हवा को पृथ्वी की सतह के पास क्षैतिज रूप से हॉरिजॉन्टली गति करने के लिए प्रेरित करता है। इस गतिमान हवा को हम हवा वाइंड कहते हैं। Greenhouse effect. The atmosphere absorbs a great part of terrestrial radiation emitted by the Earth. Since it absorbs this heat from below, it reflects part of it back to the Earth at night when the temperature is very low. This helps to keep the Earth warm. This process even happens during daytime. This effect is similar to a glass house, known as a greenhouse, in which vegetables and flowers are grown in cold countries. The glasshouse allows sunlight to enter, but does not allow the internal heat to go out. Pollutants in the atmosphere create heat sinks and raise the average mean temperature of the Earth. This is known as global warming. The melting of glacier in Antarctica and on high mountain is the result of global warming. वायुमंडल पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित एमिटेड अधिकांश स्थलीय विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को अवशोषित एब्जॉर्ब्स करता है। चूंकि यह गर्मी नीचे से अवशोषित करता है, यह रात के समय जब तापमान बहुत कम होता है, इसका एक हिस्सा वापस पृथ्वी की ओर परावर्तित रिफ्लेक्ट्स कर देता है। यह पृथ्वी को गर्म रखने में मदद करता है। यह प्रक्रिया दिन के समय भी होती है। यह प्रभाव इफेक्ट उस कांच के घर ग्लास हाउस जैसा होता है जिसे ग्रीन हाउस कहा जाता है, जिसमें ठंडे देशों में सब्जियां और फूल उगाए जाते हैं। ग्रीन हाउस सूर्य की रोशनी सनलाइट को अंदर आने की अनुमति देता है, लेकिन अंदर की गर्मी बाहर जाने नहीं देता। वायुमंडल में प्रदूषक पोल्यूटेंट्स हीट सिंक्स का निर्माण करते हैं और पृथ्वी के औसत तापमान को बढ़ाते हैं। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। अंटार्कटिका में और उच्च पर्वतों हाई माउंटेन्स पर हिमनदों ग्लेशियर्स का पिघलना ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम है। एयर पोल्यूशन is the presence in or introduction into the environment of a substance which has harmful or poisonous effects. Pollutants in air in combination with water vapor form a kind of dense fog called smog. The word smog is derived by combining smoke with fog. Smog can be seen in many metropolitan cities, especially during winter, and is a dangerous kind of air pollution. It causes many serious health hazards including severe lung problems. The hot summers in India make the effects of smog much more intense. pollution का मतलब है किसी ऐसे पदार्थ का पर्यावरण में होना या उसका परिचय जो हानिकारक या विषैला पॉइजनस प्रभाव डालता है। हवा में प्रदूषक पोल्यूटेंट्स पानी की वाष्प वाटर वेपर के साथ मिलकर एक प्रकार की घनी धुंध डेंस फॉग बनाते हैं, जिसे स्मॉग कहा जाता है। शब्द स्मॉग धुआं स्मोक और धुंध फॉग
को मिलाकर बना है। स्मॉग को कई महानगरों, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में देखा जा सकता है, खासकर सर्दियों के मौसम में, और यह वायु प्रदूषण का एक खतरनाक रूप है। यह गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं जैसे गंभीर फेफड़ों की समस्याओं, सीवियर लंग प्रॉब्लम्स का कारण बनता है। भारत में गर्मी के मौसम में स्मॉग के प्रभाव बहुत अधिक बढ़ जाते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। The atmosphere around the Earth has a layered structure. Based on temperature, there are 5 layers of atmosphere: troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल की एक परतदार संरचना, लेयर्ड स्ट्रक्चर, होती है। तापमान, टेम्परेचर के आधार पर वायुमंडल की 5 परतें, लेयर्स, होती हैं: ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्राटोस्फेयर, मेसोस्फियर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फियर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फियर, एक्सोस्फेयर। Troposphere. This is the lowermost layer of atmosphere. It extends from the Earth's surface up to about 15 km. Within this range, the temperature of the air decreases at the rate of 1 Celsius for every 165 meters of ascent. Most of the clouds, water vapor, dust particles and atmospheric disturbances are found here. The upper boundary of the troposphere is called the tropopause. Most commercial aircrafts fly in this layer. यह वायुमंडल की सबसे निचली परत, लोमोस्ट लेयर, है। यह पृथ्वी की सतह से लगभग 15 किलोमीटर तक फैली होती है। इस सीमा में हवा का तापमान हर 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की दर से घटता है। अधिकांश बादल, क्लाउड्स, जलवाष्प, वाटर वेपर, धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स और वायुमंडलीय विक्षोभ, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस, यहाँ पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फियर की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपॉस कहा जाता है। अधिकांश वाणिज्यिक विमान, कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स, इस परत में उड़ान भरते हैं। 2. Stratosphere. This layer lies above troposphere and extends up to about 50 km from the surface of the Earth. There are no clouds and practically no water vapor or dust particles in this layer. The temperature in this layer rises from about 60 C at the base to about 0 C at the top. Being free from turbulence or adverse weather conditions, this layer would have been ideal for large, high-flying jet aircraft. यह परत ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्थित होती है और पृथ्वी की सतह से लगभग 50 किलोमीटर तक फैली होती है। इस परत में कोई बादल, क्लाउड्स, नहीं होते और यहाँ लगभग कोई जलवाष्प, वाटर वेपर या धूल के कण, डस्ट पार्टिकल्स, भी नहीं होते। इस परत में तापमान आधार पर लगभग -60 डिग्री सेल्सियस से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ते हुए 0 C तक पहुँचता है। यह परत विक्षोभ, टर्ब्यूलेंस या प्रतिकूल मौसम स्थितियों, एडवर्स वेदर कंडीशंस, से मुक्त होती है। इसलिए यह बड़ी और उच्च उड़ान भरने वाली जेट विमानों के लिए आदर्श, आइडियल, होती। Ozone layer in stratosphere. Within the stratosphere, there exists another layer in which ozone is concentrated. This gas is densest at the altitudes of 21 से 26 kilometer. The ozone layer absorbs much of the harmful ultraviolet radiation of the sun. It therefore protects the Earth's surface and living things from these harmful solar rays. The upper boundary of the stratosphere is known as the stratopause, where the temperature begins to fall again.
स्ट्रेटोस्फीयर के भीतर एक और परत होती है जिसमें ओजोन संकेंद्रित होता है। यह गैस 21 से 26 किमी की ऊंचाई पर सबसे घनी डेंसिस्ट होती है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट विकिरण को काफी हद तक अवशोषित एब्जॉर्ब्स करती है। इसलिए यह पृथ्वी की सतह और जीवन के रूपों को इन हानिकारक सौर किरणों सोलर रेस से बचाती है। स्ट्रेटोस्फीयर की ऊपरी सीमा को स्ट्राटोपॉज कहा जाता है, जहां तापमान फिर से गिरने फॉल लगता है। 3. मेसोस्फीयर। It extends from 50 किलोमीटर to 80 किलोमीटर above the surface of the earth. Here the temperature again begins to drop and reaches 100 C at the layer's upper boundary, which is known as the mesopause. This layer has the coldest temperatures in the atmosphere. Beyond this layer, the temperature increases rapidly with increasing height. यह परत पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर से लेकर 80 किलोमीटर तक फैली होती है। यहाँ तापमान फिर से गिरना शुरू होता है और परत की ऊपरी सीमा, जिसे मेसोपॉज कहा जाता है, पर यह -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वायुमंडल में यह परत सबसे ठंडी कोल्डेस्ट होती है। इस परत के बाद जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, तापमान तेजी से बढ़ने लगता है। 4. Thermosphere. It extends from the top of the mesopause beyond 80 kilometer up to about 640 kilometer. In this layer, temperature increases with height and reaches about 1700 OC. The atmospheric gases become very rare and very light. Most of the meteors burn and disintegrate in this layer. यह परत मेसोपॉज के ऊपर 80 किलोमीटर से लेकर लगभग 640 किलोमीटर तक फैली होती है। इस परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है और यह लगभग 1700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहाँ वायुमंडलीय गैसें बहुत दुर्लभ, रेयर और हल्की, लाइट हो जाती हैं। अधिकांश उल्काएं, मीटियोर्स, इस परत में जलकर बर्न और विखंडित डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं। Ionosphere. The rarity of atmospheric gases in the thermosphere allows this layer to absorb heat from the sun. This absorption produces electrically charged particles known as ions. Because of these ions, this air is also known as the ionosphere. थर्मोस्फीयर में वायुमंडलीय गैसों की दुर्लभता, रेरिटी, इस परत को सूर्य से गर्मी, हीट, अवशोषित करने की अनुमति देती है। इस अवशोषण, एब्जॉर्प्शन, के कारण विद्युतावेशित कण, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स, उत्पन्न होते हैं, जिन्हें आयन्स कहा जाता है। इन आयनों के कारण इस परत को आयन मंडल, आयोनोस्फीयर भी कहा जाता है। 6. Exosphere. The uppermost layer of the atmosphere is called exosphere. It is very difficult to fix a boundary between thermosphere and exosphere. Beyond 640 kilometer height, and atmosphere becomes rarefied. It reaches its limit at 1050 kilometer. Here, the atmosphere gradually gives way to interplanetary space. वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को एक्सोस्फीयर कहा जाता है। थर्मोस्फीयर और एक्सोस्फीयर के बीच सीमा, बाउंड्री, निर्धारित करना बहुत कठिन होता है। 640 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद वायुमंडल दुर्लभ, रेरेफाइड हो जाता है।
यह अपनी सीमा 1050 किलोमीटर तक पहुंचती है। यहाँ वायुमंडल धीरे धीरे अंतरिक्ष इंटरप्लैनेटरी स्पेस में विलीन गिव वे हो जाता है। Each of these layers of atmosphere performs specific functions. They protect life in many ways, especially by blocking variety of hazards from space, including UV rays, meteor showers, gamma rays, etc. वायुमंडल की प्रत्येक परत अपने विशिष्ट कार्यों को पूरा करती है। ये जीवन की रक्षा कई तरीकों से करती हैं, विशेष रूप से अंतरिक्ष से आने वाले विभिन्न खतरों जैसे कि यूवी किरणों, उल्का वर्षा, मीटियोर शावर्स, गामा किरणों, गैमा रेस आदि को अवरुद्ध ब्लॉक करके। वेदर एंड क्लाइमेट। Weather is state of atmosphere at a given place or an area over a short period of time. Weather is never static, it is dynamic. Climate is the average weather condition prevailing at that place over long period of time, about 35 years. The comparison between weather and climate is given ahead. मौसम, weather, किसी दिए गए स्थान या क्षेत्र में वायुमंडल, एटमॉस्फेयर की स्थिति होती है, जो एक छोटे समय अवधि में होती है। मौसम कभी स्थिर, स्टैटिक नहीं होता, यह गतिशील, डायनामिक होता है। जलवायु, क्लाइमेट, उस स्थान पर एक लंबे समय तक, लगभग 35 वर्षों के दौरान, वायुमंडल की औसत स्थिति, एवरेज वेदर कंडीशन होती है। मौसम और जलवायु के बीच अंतर, कंपैरिजन, आगे दिया गया है। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्लाइमेट एक स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ स्मॉलर गिवन एरिया एंड स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ लार्ज एरिया, ऑफन ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। रीजन and over long period of time. एक छोटे क्षेत्र और छोटे समय में वायुमंडल की स्थिति होती है। एक बड़े क्षेत्र में और लंबे समय तक वायुमंडल की स्थिति होती है। Though its elements are temperature, pressure, rainfall, its elements are the same but include only humidity and precipitation. Aggregate conditions over a longer period of time or duration. दो इसके तत्वों में तापमान, टेम्परेचर, दबाव, प्रेशर, वर्षा, रेनफॉल, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और वर्षा, प्रेसिपिटेशन शामिल होते हैं। दो इसके तत्व वही होते हैं, लेकिन ये लंबे समय तक के समग्र, एग्रीगेट परिस्थितियों को शामिल करते हैं। 3. Small change in any of the elements may change. Small changes over short periods don't affect the weather. Climate. 3. किसी भी तत्व में छोटे बदलाव से मौसम बदल सकता है। 3. छोटे बदलावों से जलवायु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 4. Weather may be cold, hot, sunny or rainy during 4. The world is divided into several climatic zones. A particular season. 4. मौसम किसी विशेष मौसम में ठंडा, गर्म, धूपदार या वर्षा वाला हो सकता है। दुनिया को कई जलवायु क्षेत्रों, क्लाइमेटिक जोन्स, में विभाजित किया जाता है। Weather and climate have common elements which determine and influence them in the short run or the long run. These elements are atmospheric temperature, pressure, humidity and precipitation. मौसम और जलवायु में सामान्य तत्व होते हैं, जो उन्हें संक्षिप्त समय, शॉर्ट रन, या लंबे समय, लॉन्ग रन, में निर्धारित और प्रभावित करते हैं। ये तत्व हैं वायुमंडलीय तापमान, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, दबाव, प्रेशर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी और वर्षा, प्रेसिपिटेशन।
Temperature of the atmosphere. The sun is the main source of heat and light on the earth. The sun radiates heat in all directions. This heat is known as solar radiation. The solar radiation that strikes the upper layers of Earth's atmosphere is called insolation, meaning incoming solar radiation. The atmosphere does not transmit the whole of insolation to the Earth. Out of 100 units, only 51 units are received by the Earth's surface. The remaining 49 units are reflected back, with a small part being absorbed by the atmosphere, heating it. The Earth's surface is heated by insolation, but it reflects back this heat to the atmosphere. The amount of insolation decreases from the equator towards the poles. The heat radiated by the Earth back to the atmosphere is called terrestrial radiation. The atmosphere uses a major part of this terrestrial radiation for its own heating from below. The remaining part is lost to space. वायुमंडल का तापमान, temperature of the atmosphere. सूर्य पृथ्वी पर गर्मी और रोशनी का मुख्य स्रोत है. सूर्य हर दिशा में गर्मी, हीट, का विकिरण, रेडिएट्स, करता है. इस गर्मी को सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन, कहा जाता है. जो सौर विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल की ऊपरी परतों से टकराता है, उसे इंसोलेशन, कहा जाता है, जिसका मतलब है आने वाला सौर विकिरण, इनकमिंग सोलर रेडिएशन. वायुमंडल पूरी इंसोलेशन को पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देता. 100 यूनिट्स में से केवल 51 यूनिट्स पृथ्वी की सतह तक पहुंचती हैं. बाकी 49 यूनिट्स को वापस परावर्तित, रिफ्लेक्टेड बैक, कर दिया जाता है, जिसमें से थोड़ा सा हिस्सा वायुमंडल द्वारा अवशोषित, एब्जॉर्ब्ड, किया जाता है, जिससे वह गर्म हो जाता है. पृथ्वी की सतह इंसोलेशन से गर्म होती है, लेकिन वह इस गर्मी को वायुमंडल में वापस परावर्तित, रिफ्लेक्ट्स बैक, कर देती है. इंसोलेशन की मात्रा भूमध्य रेखा, इक्वेटर, से ध्रुवों, पोल्स, की ओर बढ़ने के साथ घटती जाती है. जो गर्मी पृथ्वी द्वारा वायुमंडल में वापस विकिरित, रेडिएटेड, की जाती है, उसे स्थलीय विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, कहा जाता है. वायुमंडल इस स्थलीय विकिरण का एक बड़ा हिस्सा अपने नीचे से गर्म होने के लिए उपयोग करता है. बाकी का हिस्सा अंतरिक्ष में खो जाता है. The atmosphere thus gets heated more by terrestrial radiation than by insolation, or from below than from above. The heating of the atmosphere by terrestrial radiation is 2.5 times more than insolation. The temperature of the atmosphere is not uniform everywhere on the Earth because the Earth rotates on its axis in an inclined position. इस प्रकार वायुमंडल को स्थलीय विकिरण, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, से अधिक गर्मी मिलती है बजाय इंसोलेशन, से, यानी यह नीचे से अधिक गर्म होता है बजाय ऊपर से. वायुमंडल का स्थलीय विकिरण से गर्म होना इंसोलेशन से लगभग 2.5 गुना अधिक होता है. वायुमंडल का तापमान पृथ्वी पर हर जगह समान नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष, एक्सिस, पर झुकी हुई स्थिति में घूमती है. Factors affecting temperature. The important factors that affect the temperature of a place are. जो महत्वपूर्ण कारक एक स्थान के तापमान को प्रभावित करते हैं, वे हैं. I. Latitude. The inclination of the sun's rays depends upon the latitude of that place. Places at or around the equator receive more heat than places towards the poles. Duration of days and nights also varies as we move from the equator towards the poles. The longer the day, the hotter it is.
सूर्य की किरणों की झुकाव इंक्लिनेशन उस स्थान के अक्षांश लैटिट्यूड पर निर्भर करती है। भूमध्य रेखा इक्वेटर के आसपास या वहां स्थित स्थानों को ध्रुवों पोल्स की तुलना में अधिक गर्मी प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं, दिन और रात की अवधि में भी बदलाव आता है। जितना लंबा दिन होगा, उतना अधिक गर्मी होगी। 2. Altitude. Temperature decreases with altitude. It is cooler at the top of a mountain than at the bottom. The rate of decrease of air temperature with increasing height is called lapse rate. The average lapse rate is OC for every 165 meters of height. Find out why Shimla is cooler than Ambala. तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। एक पर्वत माउंटेन की चोटी पर तापमान नीचे की तुलना में ठंडा कूलर होता है। ऊंचाई के साथ हवा के तापमान में कमी की दर को लैप्स रेट कहा जाता है। औसत लैप्स रेट 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस होती है। उदाहरण के लिए शिमला अंबाला से ठंडा क्यों है? इसका कारण यही है कि शिमला की ऊंचाई अंबाला से ज्यादा है। 3. Distance from the sea. Land gets heated faster than water. Thus, the temperature of the air over land and water is not the same at a given time. Places near the sea have equitable climate, whereas places away from the sea have extreme climate. Difference between equitable and extreme climate. Equitable climate, extreme climate. Places near the sea coasts have equitable lake. Places far away from the sea have extreme climate. Climate. समुद्र के किनारे स्थित स्थानों का जलवायु समशीतल होता है। समुद्र से दूर स्थित स्थानों का जलवायु चरम होता है। Though summers are not very hot and winters though. Summers are very hot and winter are very cold. Are not very cold. गर्मी का मौसम ज्यादा गर्म नहीं होता और सर्दी का मौसम ज्यादा ठंडा नहीं होता। गर्मी का मौसम बहुत गर्म और सर्दी का मौसम बहुत ठंडा होता है। 3. There is very little temperature variation. 3. There are large differences between day-night and between the hottest part and the coolest summer-winter temperatures. Part of the night. सबसे गर्म और सबसे ठंडे हिस्सों के बीच तापमान में बहुत कम बदलाव होता है। दिन रात और गर्मी सर्दी के तापमान में बड़े बदलाव होते हैं। 4. This type of climate is also called as maritime. 4. This type of climate is also called continental climate. Climate. इस प्रकार की जलवायु को समुद्री जलवायु मैरीटाइम क्लाइमेट कहा जाता है। इस प्रकार की जलवायु को महाद्वीपीय जलवायु कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट कहा जाता है। 4. Winds. Winds blowing from the sea onshore lower the summer temperature and raise the winter temperature. Similarly, winds blowing from warmer regions also raise the temperature, and winds blowing from colder regions lower the temperature. समुद्र से आने वाली हवाएं, ऑनशोर हवाएं, गर्मी के मौसम में तापमान को कम कर देती हैं और सर्दी के मौसम में तापमान को बढ़ा देती हैं। इसी तरह, गर्म क्षेत्रों से आने वाली हवाएं तापमान को बढ़ा देती हैं, जबकि ठंडे क्षेत्रों से आने वाली हवाएं तापमान को घटा देती हैं। Ocean currents. There are both warm and cold ocean currents circulating around the world.
Ocean currents supply moisture and heat to vines, which then raise or lower the temperature in coastal areas. दुनिया भर में गर्म और ठंडी महासागरीय धाराएं, ओशन करंट्स, दोनों प्रकार की होती हैं। महासागरीय धाराएं हवाओं को नमी और गर्मी, मॉइस्चर एंड हीट, प्रदान करती हैं, जो फिर तटीय क्षेत्रों, कोस्टल एरियाज, में तापमान को बढ़ा या घटा देती हैं। 6. Direction of mountains. To understand this, let us take the help of an example. The Himalayas, which lie in the east-west direction, prevent cold winds blowing from the north to enter India. This has the effect of giving a warmer climate to India than it would have otherwise had. इसे समझने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हिमालय, जो पूर्व पश्चिम दिशा, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, में स्थित हैं, उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं, कोल्ड वाइन्स, को भारत में प्रवेश करने से रोकते हैं। इसके परिणामस्वरूप भारत को एक गर्म जलवायु, वार्मर क्लाइमेट, मिलती है, जो अन्यथा नहीं होती। 7. Slope of land. The slope of a mountain or any other relief feature facing the sun receives more insolation due to almost direct rays of the sun. South-facing slopes in the northern hemisphere receive direct sunshine and are therefore warmer than north-facing slopes. किसी पर्वत या अन्य कोई राहत विशेषता, रिलीफ फीचर, जो सूर्य की ओर मुख करती है, उसे सूर्य की लगभग सीधी किरणों, डायरेक्ट रेस ऑफ द सन, के कारण अधिक इंसुलेशन प्राप्त होती है। उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, में दक्षिण की ओर ढलान, साउथ फेसिंग स्लोप्स, सूर्य की सीधी रोशनी प्राप्त करती है, और इसलिए ये ढलान उत्तरी ढलानों, नॉर्थ फेसिंग स्लोप्स, से अधिक गर्म होती है। Temperature zones. Temperature is not the same everywhere. It generally decreases as one proceeds from the equator towards the poles. Different temperature zones are found on the Earth. These zones are shown in the given figure. तापमान हर जगह समान नहीं होता। सामान्यतः यह भूमध्य रेखा, इक्वेटर, से ध्रुवों, पोल्स, की ओर बढ़ते हुए घटता जाता है। पृथ्वी पर विभिन्न तापमान क्षेत्र, टेम्परेचर जोन्स, पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों को निम्नलिखित चित्र में दिखाया गया है। I. Torrid Zone. This zone lies between the Tropic of Cancer, 23 N, and the Tropic of Capricorn, 23 S. The sun remains vertical throughout the year in this zone, keeping temperatures at high levels. Hence, this is the hottest part of the Earth and receives the maximum insolation. This region has a tropical climate. यह क्षेत्र कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23 N, और मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 S, के बीच स्थित होता है। सूर्य इस क्षेत्र में पूरे वर्ष सीधे, वर्टिकल, स्थित रहता है, जिससे तापमान उच्च स्तर, हाई लेवल्स, पर बना रहता है। इसलिए यह पृथ्वी का सबसे गर्म, हॉटेस्ट, हिस्सा है और यहाँ अधिकतम इंसोलेशन, मैक्सिमम इंसुलेशन, प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का जलवायु उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, होता है। 2. Temperate Zone. It lies between 23 and 66 latitudes in both the hemispheres. It has a moderate climate. In the northern hemisphere, it lies between Tropic of Cancer and Arctic Circle. In the southern hemisphere, it lies between Tropic of Capricorn and Antarctic Circle. यह क्षेत्र 23-30 और 66-30 अक्षांशों, लैटिट्यूड्स,
के बीच स्थित होता है, जो दोनों गोलार्धों हेमिस्फेयर्स में फैला हुआ है। यहाँ का जलवायु सामान्य मॉडरेट होता है। उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में यह कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक वृत्त आर्कटिक सर्किल के बीच स्थित होता है। दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फेयर में यह मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक वृत्त अंटार्कटिक सर्किल के बीच स्थित होता है। 3. फ्रिजिड जोन। It lies between 66° N and North Pole in the Northern Hemisphere and between 66° S and South Pole in the Southern Hemisphere. These two polar regions are extremely cold throughout the year. यह क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 66° N और उत्तर ध्रुव नॉर्थ पोल के बीच और दक्षिणी गोलार्ध सदर्न हेमिस्फेयर में 66° S और दक्षिण ध्रुव साउथ पोल के बीच स्थित होता है। ये दोनों ध्रुवीय क्षेत्र पोलर रीजन्स पूरे वर्ष अत्यंत ठंडे एक्सट्रीमली कोल्ड होते हैं। Atmospheric pressure. Air, like other physical substances, has weight. The weight of dry air is about 1.2 ounces per cubic foot of air. Since air is found layer upon layer, and since these layers have weight, they exert enormous pressure on the surface of the earth. The pressure exerted by the atmosphere on the surface of the earth due to its weight is called atmospheric pressure. हवा जैसे अन्य भौतिक पदार्थों फिजिकल सब्सटेंसेस का भी वजन वेट होता है। सूखी हवा का वजन लगभग 1.2 औंस प्रति घन फीट 1.2 आउंसेस पर क्यूबिक फुट होता है। चूंकि हवा परत दर परत पाई जाती है और इन परतों का भी वजन होता है, वे पृथ्वी की सतह सरफेस ऑफ द अर्थ पर भारी दबाव एनॉर्मस प्रेशर डालती हैं। वायुमंडल द्वारा पृथ्वी की सतह पर डाले गए दबाव को वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहा जाता है। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इफेक्ट्स। एयर प्रेशर like temperature decreases with height above sea level. Air expands on heating, rises up and occupies larger space. Cold air, on the other hand, contracts, becomes heavier and sinks. These characteristics of air, under different conditions of temperature and pressure, greatly influence weather and climate. We do not feel air pressure because the pressure inside our body balances the atmospheric pressure surrounding us. Differences in air pressure are responsible for movement of air horizontally. Air always blows from high pressure to low pressure areas because air under pressure will always seek to escape to an area of lower pressure. हवा का दबाव तापमान की तरह समुद्र स्तर सी लेवल से ऊंचाई के साथ घटता है। गर्मी मिलने पर हवा फैलती है, ऊपर उठती है और अधिक स्थान घेरती है। दूसरी ओर ठंडी हवा संकुचित कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, भारी हेवियर होती है और नीचे की ओर गिरती है। तापमान और दबाव की विभिन्न स्थितियों में हवा के ये गुण मौसम और जलवायु वेदर एंड क्लाइमेट को बहुत प्रभावित करते हैं। हम हवा के दबाव को महसूस नहीं करते क्योंकि हमारे शरीर के अंदर का दबाव हमारे चारों ओर के वायुमंडलीय दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर को संतुलित करता है। वायुमंडलीय दबाव में अंतर डिफरेंसेस हवा की क्षैतिज गति हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का कारण होता है। हवा हमेशा उच्च दबाव हाई प्रेशर से निम्न दबाव लो प्रेशर क्षेत्रों की ओर बहती है, क्योंकि दबाव में फंसी हवा हमेशा निम्न दबाव क्षेत्र में जाने की कोशिश करती है।
Winds. The movement of air along the horizontal surface of the earth is called wind. Some winds blow regularly from high to low pressure areas, whereas some winds blow in particular zones. Some winds also change their direction because of presence of high mountains or atmospheric disturbances. पृथ्वी की क्षैतिज सतह, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर हवा का संचलन, मूवमेंट, हवा, वाइंड कहलाता है। कुछ हवाएं उच्च दबाव, हाई प्रेशर से निम्न दबाव, लो प्रेशर क्षेत्रों की ओर नियमित रूप से बहती हैं, जबकि कुछ हवाएं विशेष क्षेत्रों, जोन्स में बहती हैं। कुछ हवाएं उच्च पर्वत, हाई माउंटेन्स या वायुमंडलीय विक्षोभ, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस के कारण अपनी दिशा बदल देती हैं। वाइंड्स बेल्ट्स. Temperature, pressure, relief, land and water bodies are the major factors that influence winds. Based on temperature and pressure, winds can be broadly divided into three belts. तापमान, temperature, दबाव, pressure, राहत, relief, भूमि, land और जलमंडल, water bodies प्रमुख कारक होते हैं जो हवाओं को प्रभावित करते हैं। तापमान और दबाव के आधार पर हवाओं को तीन प्रमुख पट्टियों, बेल्ट्स में विभाजित किया जा सकता है। I. Permanent winds. The three types of permanent winds, based on the direction in which they blow, are trade winds, westerlies and easterlies. They are known for their consistency. Their major influencing factor is pressure. The permanent winds are also called planetary winds because they blow over the whole planet. स्थायी हवाओं की तीन प्रमुख प्रकारें होती हैं, जो उनके बहने की दिशा, डायरेक्शन पर आधारित होती हैं। व्यापारिक हवाएं, ट्रेड वाइंड्स, पश्चिमी हवाएं, वेस्टर्लीज और पूर्वी हवाएं, ईस्टर्लाइज। ये हवाएं अपनी निरंतरता, कंसिस्टेंसी के लिए जानी जाती हैं। इन हवाओं का प्रमुख प्रभाव डालने वाला कारक दबाव, प्रेशर होता है। स्थायी हवाओं को ग्रहों की हवाएं, प्लैनेटरी वाइंड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरे ग्रह, प्लैनेट में बहती हैं। 2. Periodic winds. They blow in definite directions during particular seasons. That is why they are also called seasonal winds. Monsoon winds and land and sea breezes are such winds. यह हवाएं विशेष मौसमों, particular seasons में निश्चित दिशाओं, definite directions में बहती हैं। इसलिए इन्हें मौसमी हवाएं, seasonal winds भी कहा जाता है। मानसून हवाएं, मॉनसून वाइंड्स और स्थल और समुद्र की हवाएं, लैंड एंड सी ब्रीजेस ऐसी हवाएं हैं। During the day, air gets heated over the land, expands and rises. This attracts cooler air from the sea to take its place. This incoming, onshore breeze is known as sea breeze. During the night, exactly the opposite happens. Outgoing air starts moving from land to sea. This offshore breeze is known as land breeze. A comparison between the two types of winds is given below. दिन के समय, भूमि, लैंड के ऊपर हवा गर्म होती है, फैलती है और ऊपर उठती है। यह ठंडी हवा को समुद्र, सी से आकर्षित करती है, जो इसके स्थान को भरने के लिए आती है। इसे आने वाली हवा, जिसे समुद्री ब्रीज, सी ब्रीज कहा जाता है। रात के समय ठीक इसके विपरीत, अपोजिट होता है। बाहर जाती हवा, आउटगोइंग एयर, भूमि से समुद्र की ओर बहने लगती है। इस हवा को स्थल ब्रीज, लैंड ब्रीज
कहा जाता है। दोनों प्रकार की हवाओं के बीच तुलना, कंपैरिजन, निम्नलिखित है। डिफरेंस बिटवीन लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। स्थल ब्रीज और समुद्री ब्रीज में अंतर। लैंड ब्रीज, सी ब्रीज। एक winds move from land to sea at night. एक winds move from sea to land during the day. हवाएं रात के समय भूमि से समुद्र की ओर बहती हैं। हवाएं दिन के समय समुद्र से भूमि की ओर बहती हैं। Though these are dry winds and are comparatively weaker. Though these are moisture-laden winds with some breezes becoming stormy in tropical areas. ये सूखी हवाएं होती हैं और अपेक्षाकृत कमजोर होती हैं। ये नमी, मॉइस्चर से भरी हुई हवाएं होती हैं, जिनमें कुछ हवाएं उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तूफान, स्टॉर्म्स का कारण बन सकती हैं। 3. That do not have much effect on the temperature. 3. They have a cooling effect on the coastal land. On land, making weather pleasant. इनका भूमि के तापमान पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। इनका तटीय भूमि, कोस्टल लैंड, पर शीतल, कूलिंग प्रभाव पड़ता है, जिससे मौसम सुखद, प्लेजेंट होता है। On account of land and sea breezes, the coastal areas have equitable climate, whereas the land areas have extreme climate. भूमि और समुद्र की हवाओं के कारण तटीय क्षेत्रों, कोस्टल एरियाज का जलवायु समशीतल, इक्विटेबल होता है, जबकि भूमि क्षेत्रों, लैंड एरियाज का जलवायु चरम, एक्सट्रीम होता है। Monsoons. The word monsoon has originated from the Arabic word mausim, which means season. Monsoons are also land and sea breezes, but on large scale. Monsoons blow in distinct climatic regions like the Indian subcontinent, which is in the subtropical and tropical zones. Monsoons are good example of wind movement. They greatly influence India's agriculture and people's lifestyles. शब्द मानसून अरबी शब्द मौसीम, मौसम से आया है, जिसका अर्थ है मौसम, सीजन। मानसून भी भूमि और समुद्र की हवाएं, लैंड एंड सी ब्रीजेस है, लेकिन बड़े पैमाने पर, लार्ज स्केल। मानसून विशिष्ट जलवायु क्षेत्रों, डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक रीजन्स में बहते हैं, जैसे भारतीय उपमहाद्वीप, इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जो उपोष्णकटिबंधीय, सबट्रॉपिकल और उष्णकटिबंधीय, ट्रॉपिकल क्षेत्रों में स्थित है। मानसून हवाओं के संचलन, वाइंड मूवमेंट का अच्छा उदाहरण है। ये भारत की कृषि, एग्रीकल्चर और लोगों की जीवन शैली, लाइफस्टाइल्स पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। 3. Local winds. They blow only during particular period of the year in a small area, influenced mostly by local relief. Some well-known local winds are Chinook, blowing over Rockies and Alps, Harmattan over northwest Africa and hot and dry Lu in the northern plains of India. स्थानीय हवाएं केवल वर्ष के एक विशिष्ट समय में एक छोटे से क्षेत्र में बहती हैं और इन पर मुख्य रूप से स्थानीय राहत, लोकल रिलीफ का प्रभाव होता है। कुछ प्रसिद्ध स्थानीय हवाएं हैं चिनूक, चिनूक जो रॉकी पर्वत, रॉकीज और एल्प्स पर बहती है, हार्मटन, हरमत्तन जो उत्तर पश्चिमी अफ्रीका, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में बहती है और भारत के उत्तरी मैदानों, नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में गर्म और शुष्क लू हवाएं। साइक्लोन्स. The variable winds, which change their direction and are not regular, are generally associated with cyclones.
A system of winds circling around center of low atmospheric pressure within the surroundings high pressure areas is known as cyclone. The low pressure in the center is the outcome of some atmospheric disturbance. Cyclones are, therefore, also known as depressions. Cyclones formed in tropical areas are called tropical cyclones, whereas cyclones in temperate zones are called temperate cyclones. जो हवाएं अपनी दिशा बदलती हैं और नियमित रेगुलर नहीं होती, उन्हें आम तौर पर चक्रवातों साइक्लोन्स से जोड़ा जाता है। हवा का एक ऐसा प्रणाली सिस्टम जो उच्च दबाव क्षेत्रों हाई प्रेशर एरियाज के बीच में कम दबाव लो प्रेशर के केंद्र के चारों ओर घूमती है, उसे चक्रवात कहा जाता है। केंद्र में कम दबाव कुछ वायुमंडलीय विक्षोभ एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस का परिणाम आउटकम होता है। इसलिए चक्रवातों को डिप्रेशंस भी कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों ट्रॉपिकल एरियाज में बनने वाले चक्रवातों को उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहा जाता है, जबकि समशीतल क्षेत्रों टेम्परेट जोन्स में बनने वाले चक्रवातों को समशीतल चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन्स कहा जाता है। Since this atmospheric disturbance take place over the oceans, the winds are moisture laden. The greater the difference between the low pressure in the center and the high pressure surroundings, the faster are the winds. When cyclones move towards the coasts, they can attain a speed of 50 से 400 km/h and have diameter of 40 से 50 km. Cyclone causes heavy rainfall in the coastal areas, often resulting in floods. Coupled with fast-moving winds, they cause vast damage to life and property. यह वायुमंडलीय विक्षोभ, एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, महासागरों, ओशंस पर होता है। हवाएं नमी से भरी, मॉइस्चर लाden होती हैं। केंद्र में कम दबाव, लो प्रेशर और आसपास के उच्च दबाव, हाई प्रेशर के बीच का अंतर जितना अधिक होता है, हवाएं उतनी ही तेज, फास्टर होती हैं। जब चक्रवात तटों, कोस्ट्स की ओर बढ़ते हैं, तो इनकी गति 50 से 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और इनका व्यास, डायामीटर, 40 से 50 किमी होता है। चक्रवात तटीय क्षेत्रों, कोस्टल एरियाज में भारी वर्षा, हेवी रेनफॉल का कारण बनता है, जो अक्सर बाढ़, फ्लड्स का कारण बनती है। तेज गति से बहती हवाओं के साथ यह जीवन और संपत्ति, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को विशाल नुकसान, वास्ट डैमेज पहुंचाते हैं। एंटी-साइक्लोन्स They are present an area in which the high pressure is developed inside and the SAM is surrounded by low pressure outside. एंटी चक्रवात वह क्षेत्र होते हैं जहां उच्च दबाव, हाई प्रेशर, केंद्र में विकसित, डेवलप्ड होता है और यह क्षेत्र बाहरी दिशा में निम्न दबाव, लो प्रेशर से घिरा, सराउंडेड होता है। Consequently, winds begin to blow from inside to outside in the clockwise direction in the northern hemisphere and in the anti-clockwise direction in the southern hemisphere. These winds bring no rain. The sky is clear and the weather is fine. इसके परिणामस्वरूप हवाएं अंदर से बाहर की ओर गोलाकार दिशा में क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उत्तरी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और दक्षिणी गोलार्ध, सदर्न हेमिस्फीयर में उल्टी दिशा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहने लगती हैं। ये हवाएं वर्षा, रेन नहीं लाती। आकाश साफ, क्लियर होता है और मौसम, वेदर, अच्छा, फाइन रहता है। केस स्टडी, साइक्लोन्स इन इंडिया।
cyclones are very common in India in the Bay of Bengal. Generally, they occur during the months of May से June and October से November. In the past, cyclones have caused great damage to life and property. On 19 November 1977, cyclone devastated 65 villages in Andhra Pradesh. Most of the victims were migrant laborers. This storm, also called cyclone, had a diameter of 5.7 km and moved at a speed of 190 km per hour on 29 October 1999. Another cyclone in the Assam region had a maximum speed of 300 km per hour christened as super cyclone. It hit the coast of Odisha and turned out to be the most devastating cyclone in the recent history of India. भारत में चक्रवात बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल में बहुत आम होते हैं। सामान्यतः ये मई से जून और अक्टूबर से नवंबर के महीनों में होते हैं। अतीत में चक्रवातों ने जीवन और संपत्ति, लाइफ एंड प्रॉपर्टी को भारी नुकसान पहुंचाया है। 19 नवंबर 1977 को एक चक्रवात ने आंध्र प्रदेश के 65 गांवों को तबाह डेवास्टेटेड कर दिया था। अधिकांश पीड़ित प्रवासी मजदूर माइग्रेंट लेबरर्स थे। इस आंधी, जिसे चक्रवात भी कहा जाता है, का व्यास डायमीटर 5.7 किलोमीटर था और यह 190 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ रहा था। 29 अक्टूबर 1999 को उसी क्षेत्र में एक और चक्रवात आया, जिसकी अधिकतम गति 300 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इसे सुपर चक्रवात, सुपर साइक्लोन कहा गया और इसने ओडिशा के तट कोस्ट को प्रभावित किया। यह भारत के हालिया इतिहास रीसेंट हिस्ट्री का सबसे विनाशकारी डेविस्टेटिंग चक्रवात साबित हुआ। Some precautionary measures against cyclones suggested by experts include planting belts of trees along the coastline to act as buffer zone and building houses on stilts with proper roof architecture so that the winds cannot blow the roofs off. People should also move to safer areas soon after cyclone warning is sounded. चक्रवातों के खिलाफ विशेषज्ञों द्वारा सुझाए गए कुछ सुरक्षात्मक उपायों में तटीय क्षेत्रों, कोस्टलाइन के साथ पेड़ों की पंक्तियां, बेल्ट्स ऑफ ट्रीज लगाना शामिल है, जो एक बफर जोन के रूप में कार्य करेंगी। इसके अलावा घरों को ऊंचे खंभों, स्टिल्ट्स पर बनाना और उचित छत संरचना, रूफ आर्किटेक्चर रखना आवश्यक है, ताकि हवाएं छतों को उड़ा न सकें। लोगों को चक्रवात की चेतावनी सुनने के तुरंत बाद सुरक्षित क्षेत्रों, सेफर एरियाज की ओर चले जाना चाहिए। ह्यूमिडिटी। The amount of water vapor present in air is called humidity. Temperature is the main factor that determines humidity. This is why humidity varies from place to place and time to time. Humidity is an important climatic factor determining the rainfall of the place. It also varies from season to season. The humidity of air is generally high during monsoon months. In the plains it becomes uncomfortable and oppressive because of high proportion of moisture in the air. हवा में उपस्थित जलवाष्प, वाटर वेपर की मात्रा को नमी, ह्यूमिडिटी कहा जाता है। तापमान, टेम्परेचर मुख्य कारक होता है जो नमी को निर्धारित करता है। इसी कारण नमी विभिन्न स्थानों और समय के अनुसार बदलती रहती है। नमी एक महत्वपूर्ण जलवायु कारक, क्लाइमेटिक फैक्टर है जो किसी स्थान पर वर्षा, रेनफॉल को निर्धारित करता है।
यह मौसम के अनुसार भी बदलती है। मॉनसून के महीनों में हवा की नमी सामान्यतः अधिक होती है। मैदानों प्लेन्स में यह असुविधाजनक, अनकंफर्टेबल और दबावपूर्ण ऑप्रेसिव हो जाती है क्योंकि हवा में नमी का अनुपात प्रोपोर्शन बहुत अधिक होता है। प्रेसिपिटेशन On account of unequal heating of land and water bodies, water vapor is added to the atmosphere. Evaporation is the process of transformation of liquid water into gaseous state. The process of conversion of vapor into raindrops is called condensation. Some tiny droplets float and drift in the air. The tiny droplets of water rise high into the atmosphere and form clouds. During this movement, droplets join together to form bigger droplets or ice crystals if the air is very cold. The bigger droplets or ice crystals fall to earth in the form of rainfall or snowfall. Falling droplets of water or ice crystals, i.e., rain, hail or snow, are jointly called precipitation. The forms of precipitation are rainfall, snowfall, hail, frozen pellets of ice mixed with rain, sleet and drizzle. भूमि और जल निकायों लैंड एंड वाटर बॉडीज के असमान तापमान के कारण जलवाष्प वाटर वेपर वायुमंडल एटमॉस्फेयर में जुड़ता है। वाष्पीकरण इवैपोरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें तरल जल लिक्विड वाटर गैसीय अवस्था गैसियस स्टेट में बदलता है। वाष्प के पानी के बूंदों में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कंडेंसेशन कहा जाता है। कुछ छोटे जल बूंदें हवा में तैरती और बहती रहती हैं। ये छोटे जल बूंदें वायुमंडल में ऊंचाई तक उठती हैं और बादल क्लाउड्स बनाती हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बूंदें एक साथ मिलकर बड़ी बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल आइस क्रिस्टल्स बनाती हैं अगर हवा बहुत ठंडी होती है। ये बड़ी बूंदें या बर्फ के क्रिस्टल पृथ्वी पर वर्षा रेनफॉल या हिमपात स्नोफॉल के रूप में गिरते हैं। पानी या बर्फ के गिरते हुए बूंदों को जैसे वर्षा ओले हेल या बर्फ संयुक्त रूप से वर्षा प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। वर्षा के रूपों में वर्षा रेनफॉल हिमपात स्नोफॉल ओले हेल जो बर्फ के जमे हुए टुकड़े होते हैं जो वर्षा के साथ गिरते हैं बर्फ की बारिश स्लीट और हल्की बूंदें ड्रिजल शामिल हैं। टाइप ऑफ रेनफॉल Rainfall is the most common form of precipitation on the surface of the earth. According to how the cooling of the warm moist air takes place, rainfall occurs in the following ways. वर्षा पृथ्वी की सतह पर वर्षा का सबसे सामान्य रूप कॉमन फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन है। गर्म और नम हवा के ठंडा होने की प्रक्रिया के अनुसार वर्षा निम्नलिखित तरीकों से होती है। Convectional rainfall. In hot regions like the equatorial region, the sun's rays strike the earth at an almost vertical angle. The rising currents of hot air are moisture-laden because of the presence of oceans in this latitudinal zone. When these moisture-laden winds reach higher levels of atmosphere, they cool, and condensation takes place. Condensed raindrops fall on the Earth's surface. This type of rainfall is called convectional rainfall. This type of rainfall is experienced practically every day in the equatorial region. गर्म क्षेत्रों जैसे भूमध्य रेखीय क्षेत्र इक्वेटोरियल रीजन में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर लगभग सीधी वर्टिकल कोण से पड़ती हैं।
यहाँ गर्म हवा की ऊर्ध्वगामी धाराएं, राइजिंग करंट्स ऑफ हॉट एयर होती हैं, जो महासागरों, ओशंस की उपस्थिति के कारण नमी से भरी होती हैं। जब ये नमी से भरी हवाएं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर के उच्च स्तरों, हायर लेवल्स तक पहुंचती हैं, तो ये ठंडी हो जाती हैं और संघनन, कंडेंसेशन की प्रक्रिया होती है। संघनित जल की बूंदें, रेन ड्रॉप्स, पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं। इस प्रकार की वर्षा को संवेदनशील वर्षा, कन्वेक्शनल रेनफॉल कहा जाता है। यह प्रकार की वर्षा लगभग हर दिन भूमध्य रेखीय क्षेत्र में अनुभव की जाती है। 2. Relief rainfall. Relief or orographic rainfall occurs due to the presence of mountains which force the air to rise up. Upon rising, it sheds some of its moisture due to the tendency of moisture-saturated air to shed excess moisture at the lower temperatures prevailing at greater heights. राहत या ओरोग्राफिक वर्षा, रिलीफ और ओरोग्राफिक रेनफॉल पर्वतों, माउंटेन्स की उपस्थिति के कारण होती है, जो हवा को ऊपर उठने पर मजबूर करते हैं। ऊपर उठते समय हवा कुछ अपनी नमी, मॉइस्चर, छोड़ देती है, क्योंकि नमी से संतृप्त हवा, मॉइस्चर सैचुरेटेड एयर, कम तापमान, लोअर टेम्परेचर्स पर अधिक नमी को छोड़ने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी दिखाती है, जो अधिक ऊंचाई, ग्रेटर हाइट्स पर होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, महाबलेश्वर, situated on the western slopes of the Western Ghats, gets more rainfall than Pune. उदाहरण के लिए, महाबलेश्वर, जो पश्चिमी घाटों, वेस्टर्न घाट्स की पश्चिमी ढलानों, स्लोप्स पर स्थित है, पुणे से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। 3. Cyclonic rainfall. We already know that in cyclone, winds rush rapidly towards a calm center of low atmospheric pressure, also called depression. If the rising air is moisture-laden, heavy rainfall, called cyclonic rainfall, is caused. This type of rainfall is quite common in the belt of westerlies, especially during the winter season. हम पहले ही जानते हैं कि चक्रवात, साइक्लोन में हवाएं तेजी से कम दबाव, लो प्रेशर के शांत केंद्र, काम सेंटर की ओर दौड़ती हैं, जिसे डिप्रेशन भी कहा जाता है। अगर उठती हुई हवा में नमी हो तो भारी वर्षा होती है, जिसे चक्रवाती वर्षा, साइक्लोनिक रेनफॉल कहा जाता है। यह प्रकार की वर्षा वेस्टर्लीज के बेल्ट में विशेष रूप से सर्दी के मौसम, विंटर सीजन में आम होती है। Geography studies the interrelationship between human beings and environment. The word environment is derived from the French word environ, which means surrounding. Our surrounding includes biotic factors like human beings, plants, animals, microbes, etc., and abiotic factors such as light, air, water, soil, etc. भूगोल, ज्योग्राफी, मनुष्यों और पर्यावरण, एनवायरनमेंट के बीच परस्पर संबंध, इंटररिलेशनशिप का अध्ययन करता है। पर्यावरण, एनवायरनमेंट शब्द फ्रेंच शब्द एनवायरन से लिया गया है, जिसका अर्थ है आसपास, सराउंडिंग। हमारा आसपास जैविक तत्वों, बायोटिक फैक्टर्स जैसे मनुष्य, ह्यूमन बींग्स, पौधे, प्लांट्स, जानवर, एनिमल्स, सूक्ष्मजीव, माइक्रोब्स आदि और अजैविक तत्वों, एबायोटिक फैक्टर्स जैसे प्रकाश, लाइट, हवा, एयर, पानी, वाटर, मिट्टी, सॉइल आदि से बना होता है। Thus, the sum total of our surroundings and their present condition is known as environment. It supports life on the earth.
The air we breathe, the water we drink and the food we eat all come from our environment. Therefore, the knowledge of our surroundings is necessary to know what exists naturally and what has been changed by human beings. इस प्रकार हमारे आसपास और उनकी वर्तमान स्थिति का योग सम टोटल पर्यावरण एनवायरनमेंट कहलाता है। यह पृथ्वी पर जीवन लाइफ का समर्थन करता है। हम जो हवा एयर सांस में लेते हैं, पानी वाटर पीते हैं और खाना फूड खाते हैं, और ये हमारे पर्यावरण से आते हैं। इसलिए हमारे आसपास के बारे में ज्ञान नॉलेज होना आवश्यक है ताकि हम समझ सके कि क्या प्राकृतिक रूप से मौजूद है और क्या मानवों द्वारा बदला गया है। Components. Our surroundings can be divided into two main components, natural and man-made. The natural environment is further subdivided into physical and biological components. हमारे आसपास को दो मुख्य घटकों में विभाजित किया जा सकता है, प्राकृतिक नेचुरल और मानव निर्मित मैन-मेड। प्राकृतिक पर्यावरण को और अधिक विशिष्ट रूप से भौतिक फिजिकल और जैविक बायोलॉजिकल घटकों में विभाजित किया जाता है। Physical environment. It includes abiotic factors like mountains, plains, soils, climate, sunshine, rainfall, thunderstorms, earthquakes etc. इसमें अजैविक तत्व abiotic factors शामिल होते हैं जैसे पर्वत माउंटेन्स, मैदान प्लेन्स, मिट्टी सॉइल्स, जलवायु क्लाइमेट, सूर्य का प्रकाश सनशाइन, वर्षा रेनफॉल, तूफान थंडरस्टॉर्म्स, भूकंप earthquakes आदि। 2. Biological environment. It comprises all living organisms, including bacteria. All types of plants, animals and human beings form the biological environment, also known as the biotic environment. यह सभी जीवित जीवों लिविंग ऑर्गेनिजम्स को शामिल करता है, जिसमें बैक्टीरिया भी शामिल हैं। सभी प्रकार के पौधे प्लांट्स, जानवर एनिमल्स और मनुष्य ह्यूमन बीइंग्स जैविक पर्यावरण बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं, जिसे जैविक पर्यावरण बायोटिक एनवायरनमेंट भी कहा जाता है। Domains of physical environment. Our physical environment is broadly categorized into 4 domains, also called realms or spheres. These 4 components are usually represented by the term environment or zone where life is found. However, the zone of life, though very thin, extends to the other 3 spheres that form our physical environment. Hence, it is clear that the 4 spheres or domains which jointly support life are lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. हमारे भौतिक पर्यावरण को 4 प्रमुख क्षेत्रों डोमेन्स में व्यापक रूप से वर्गीकृत किया जाता है, जिन्हें क्षेत्रों रिल्म्स या गोलार्धों स्फेयर्स के रूप में भी जाना जाता है। इन 4 घटकों को सामान्यतः पर्यावरण एनवायरनमेंट या उस क्षेत्र जोन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जहां जीवन पाया जाता है। हालांकि जीवन का क्षेत्र बहुत पतला थिन होता है, फिर भी यह अन्य 3 गोलार्धों स्फेयर्स तक फैलता है जो हमारे भौतिक पर्यावरण फिजिकल एनवायरनमेंट का निर्माण करते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वे 4 गोलार्ध या क्षेत्र स्फेयर्स और डोमेन्स जो मिलकर जीवन का समर्थन सपोर्ट लाइफ करते हैं, वे हैं लिथोस्फीयर वायुमंडल, एटमॉस्फेयर जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर और जैव मंडल बायोस्फीयर।
I. Lithosphere. Lithos means stone. Therefore, lithosphere is the zone of rocks. It is the part of the earth comprising rocks and terrain. It extends over continents as well as ocean basins. We will study in subsequent chapters that the interior of the earth extends to a depth of 6,371 kilometers. The average thickness of the lithosphere is only about 100 kilometers. It means that rocks, in their solid state, are found only up to this depth. The topmost part of the lithosphere is the Earth's crust on which we live. लिथोस का अर्थ है पत्थर, स्टोन। इसलिए लिथोस्फीयर चट्टानों, रॉक्स का क्षेत्र, जोन है। यह पृथ्वी का वह हिस्सा है जिसमें चट्टानें, रॉक्स और स्थलाकृति, टेरेन शामिल हैं। यह महाद्वीपों, कॉन्टिनेंट्स और महासागरीय बेसिनों, ओशन बेसिन्स दोनों में फैला हुआ है। हम आगामी अध्यायों में अध्ययन करेंगे कि पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, 6,371 किलोमीटर तक गहरा होता है। लिथोस्फीयर की औसत मोटाई, एवरेज थिकनेस, केवल लगभग 100 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि चट्टानें अपने ठोस रूप, सॉलिड स्टेट, में केवल इस गहराई तक पाई जाती हैं। लिथोस्फीयर का सबसे ऊपरी हिस्सा पृथ्वी की पपड़ी, अर्थ्स क्रस्ट, है जिस पर हम रहते हैं। The Earth's crust is divided into two parts, continental crust and oceanic crust. पृथ्वी की पपड़ी दो भागों में विभाजित होती है, महाद्वीपीय पपड़ी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और महासागरीय पपड़ी, ओशियानिक क्रस्ट। A continental crust. It consists of granite rocks, rich in silica, C, and aluminium, Al, or Cl. The Cl layer is also found under mountains and plateaus. This layer extends to an average depth of 35 km, but this could be 60 to 70 km thick underneath mountains. It is in this crust that soils are also formed. यह सिलिका, सी, और एल्यूमिनियम, अल, से भरपूर ग्रेनाइट चट्टानों, ग्रेनाइट रॉक्स, से बनी होती है, जिसे सियल कहा जाता है। सियाल परत पर्वतों, माउंटेन्स, और पठारों, प्लेटोज, के नीचे भी पाई जाती है। यह परत औसतन 35 किलोमीटर गहरी होती है, लेकिन पर्वतों के नीचे यह 60 से 70 किलोमीटर तक मोटी हो सकती है। यही वह पपड़ी है जहां मिट्टियां, सॉइल्स, भी बनती हैं। B. Oceanic crust. It comprises of rocks rich in silica, C, and magnesium, Ma, called seama. It is the crust on which oceans rest. This crustal part of the earth is only 4 से 7 kilometer thick beneath the oceans. No soils are formed here. यह सिलिका, सी, और मैग्नीशियम, मा, से भरपूर चट्टानों, रॉक्स, से बनी होती है, जिसे सीमा कहा जाता है। यह वही पपड़ी है जिस पर महासागर, ओशंस, स्थित हैं। पृथ्वी की इस पपड़ी की मोटाई समुद्रों के नीचे केवल 4 से 7 किमी होती है। यहाँ कोई मिट्टी नहीं बनती। The lithosphere provides the base on which all human activities take place. This includes soils, which play such a vital role in agriculture. It is also the source of minerals, including fossil fuels. लिथोस्फीयर वह आधार, बेस, प्रदान करता है जिस पर सभी मानवीय गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटीज, होती हैं। इसमें मिट्टियां, सॉइल्स, भी शामिल हैं, जो कृषि,
एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यह खनिजों, मिनरल्स का भी स्रोत है, जिसमें जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स भी शामिल हैं। 2. Atmosphere. The thin blanket of air around the Earth is called the atmosphere. It has several layers and is very dynamic in nature. As we will study later, air is a mixture of gases. The two main gases that comprise the atmosphere are nitrogen and oxygen. Both are crucial to life on the Earth. Living things breathe air and also depend on it for growth. Several other processes also operate in the atmosphere. For example, photosynthesis, which makes oxygen available in the atmosphere, weathering, which is responsible for soil information, and precipitation, which makes water available on land. पृथ्वी के चारों ओर हवा का जो पतला आवरण, ब्लैंकेट, होता है, उसे वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, कहा जाता है। यह कई परतों, लेयर्स, में बंटा होता है और बहुत ही गतिशील, डायनामिक, प्रकृति का होता है। जैसा कि हम बाद में अध्ययन करेंगे, हवा गैसों के मिश्रण, मिक्सचर ऑफ गैसेस, से बनी होती है। वायुमंडल में दो प्रमुख गैसें हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये दोनों जीवन, लाइफ, के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जीवित प्राणी, लिविंग थिंग्स, हवा को श्वास के रूप में लेते हैं और इसके माध्यम से विकास के लिए भी निर्भर रहते हैं। वायुमंडल में कई अन्य प्रक्रियाएं, प्रोसेसेस, भी कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए, प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, जो वायुमंडल में ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, मौसमीकरण, वेदरिंग, जो मिट्टी के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, और वर्षा, प्रेसिपिटेशन, जो भूमि पर पानी, वाटर, उपलब्ध कराती है। The atmosphere has temperature and weight. It is held in place close to the Earth's surface by its own weight and also the force of gravity. It performs several functions such as वायुमंडल में तापमान और वजन, वेट, होता है। यह अपने ही वजन, वेट, और गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी, बल के कारण पृथ्वी की सतह, अर्थ सरफेस, के पास स्थिर रहता है। वायुमंडल कई महत्वपूर्ण कार्य, फंक्शंस, करता है, जैसे It protects life on Earth from space debris and certain harmful rays, ultraviolet radiation, from the sun. This includes protection from bombardment by other types of radiation, such as gamma rays. यह पृथ्वी पर जीवन, लाइफ, को अंतरिक्ष के मलबे, स्पेस डेब्री, और सूर्य से आने वाली कुछ हानिकारक किरणों, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, से बचाता है। इसमें अन्य प्रकार की विकिरणों, रेडिएशन, जैसे गामा किरणों, गैमा रेस, से भी रक्षा शामिल है। B. It moderates heat and cold on Earth. यह पृथ्वी पर गर्मी, हीट, और ठंड, कोल्ड, को नियंत्रित, मॉडरेट्स, करता है। C. It is responsible for causing precipitation, rainfall, snowfall etc. यह वर्षा, प्रेसिपिटेशन, का कारण बनता है, जैसे वर्षा, रेनफॉल, हिमपात, स्नोफॉल, आदि। D. It enables us to hear sounds because air also acts as a medium. यह हमें ध्वनियाँ, साउंड्स, सुनने में सक्षम बनाता है, क्योंकि हवा एक माध्यम, मीडियम, के रूप में कार्य करती है। E. The movement of air is called atmospheric circulation. A large percentage of all weather and climatic conditions on Earth can be traced to this. हवा का संचलन, मूवमेंट ऑफ एयर, वायुमंडलीय परिसंचरण,
एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन कहलाता है। पृथ्वी पर अधिकांश मौसम और जलवायु परिस्थितियों वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस का संबंध ट्रेस्ड इस परिसंचरण से होता है। Many other functions are also performed by the atmosphere. Many changes take place in it constantly. Some of these changes are the result of human activity, most of which cause great harm to the atmosphere. It is our duty to protect this thin envelope of air around the earth. वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, कई अन्य कार्य भी करता है। इसमें लगातार कई परिवर्तन, चेंजेस होते रहते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन मानव गतिविधियों, ह्यूमन एक्टिविटी के परिणामस्वरूप होते हैं, जिनमें से अधिकांश वायुमंडल को भारी नुकसान, हार्म पहुंचाते हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पृथ्वी के चारों ओर इस पतले हवा के आवरण, थिन एनवलोप ऑफ एयर की रक्षा करें। 3. Hydrosphere. The hydrosphere comprises oceans, seas, lakes, rivers and other water bodies. It has great importance of its own. These water bodies are quite necessary for the existence of life on this earth. Without water, life is quite impossible. Neither plants or animals or human beings can survive without water. It is also source of rain and chief agency of cooling the atmosphere. Moreover, the rivers, lakes and seas provide us enough of food in the shape of fish, etc. All these water bodies also help in marine activities and promote trade. जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर में महासागरों, ओशंस, समुद्रों, सीज, झीलों, लेक्स, नदियों, रिवर्स और अन्य जल निकायों, वाटर बॉडीज को शामिल किया जाता है। इसका अपनी एक बड़ी महत्ता, ग्रेट इम्पोर्टेंस है। ये जल निकाय पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। पानी के बिना जीवन असंभव, इम्पॉसिबल है। न तो पौधे, प्लांट्स, न ही जानवर, एनिमल्स और न ही मनुष्य, ह्यूमन बीइंग्स, बिना पानी के जीवित रह सकते हैं। यह वर्षा का स्रोत, सोर्स ऑफ रेन भी है और वायुमंडल को ठंडा करने, कूलिंग दी एटमॉस्फेयर के प्रमुख कारकों, एजेंट्स में से एक है। इसके अतिरिक्त नदियाँ, झीलें और समुद्र हमें मछलियों, फिश जैसी खाद्य सामग्री, फूड प्रदान करते हैं। ये सभी जल निकाय समुद्री गतिविधियों, मरीन एक्टिविटीज में भी सहायक होते हैं और व्यापार, ट्रेड को बढ़ावा, प्रोमोट देते हैं। Oceans perform the following functions. A. Provide a link to land masses or continents. ये महाद्वीपों, लैंड मासेस या महाद्वीपीय क्षेत्रों, कॉन्टिनेंट्स के बीच एक कड़ी, लिंक प्रदान करते हैं। B. Much of the water that falls as rain, snow, etc. on land comes from the oceans. All water flowing in streams, rivers or that which is stored in lakes or underground is made available by precipitation. भूमि, लैंड पर गिरने वाली अधिकांश वर्षा, रेन, बर्फ, स्नो आदि महासागरों, ओशंस से आती है। सभी पानी जो नदियों, रिवर्स, जलधाराओं, स्ट्रीम्स में बहता है या जो झीलों, लेक्स या भूमिगत, अंडरग्राउंड पानी के रूप में संचित, स्टोर्ड होता है, वह वर्षा, प्रेसिपिटेशन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। C. Oceans provide us food, minerals, mineral oil and gas, and are used for navigation. महासागर हमें खाद्य, फूड, खनिज, मिनरल्स, खनिज तेल, मिनरल ऑयल और गैस प्रदान करते हैं
और इन्हें नावहन नेविगेशन के लिए भी उपयोग किया जाता है। 4. Biosphere. Biosphere is the domain of all living organisms. It is the combination of zones where the atmosphere, lithosphere and hydrosphere interact. These three spheres extend to several thousand kilometers high in the atmosphere, as well as into the very bowels of the earth. However, the domain of life extends to only a few kilometers in a vertical direction in the atmosphere, as well as deep into the earth. This zone of interaction, which contains all terrestrial life forms, is known as the biosphere. जैव मंडल, बायोस्फीयर, सभी जीवित प्राणियों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का क्षेत्र, डोमेन है। यह उन क्षेत्रों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ जोन्स है, जहां वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और जलमंडल, हाइड्रोस्फीयर परस्पर क्रिया करते हैं, इंटरैक्ट। ये तीनों गोलार्ध स्फेयर्स वायुमंडल में कई हजार किलोमीटर ऊंचाई तक और पृथ्वी के गहरे भागों, बावल्स ऑफ द अर्थ, तक फैलते हैं। हालांकि जीवन का क्षेत्र केवल वायुमंडल में कुछ किलोमीटर की ऊंचाई तक और पृथ्वी के भीतर कुछ किलोमीटर तक ही विस्तृत है। यह परस्पर क्रिया का क्षेत्र, जिसमें सभी स्थल जीवन रूप टेरेस्ट्रियल लाइफ फॉर्म्स शामिल हैं, जैव मंडल, बायोस्फीयर के रूप में जाना जाता है। The biosphere has its own distinct identity. For all practical purposes, it is considered the fourth domain of the Earth. Its special feature is that it includes all the components of the environment to function as balanced system. जैव मंडल का अपनी एक विशेष पहचान, डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी है। सभी व्यावहारिक उद्देश्यों, प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए इसे पृथ्वी का चौथा क्षेत्र, फोर्थ डोमेन ऑफ द अर्थ माना जाता है। इसकी विशेषता, स्पेशल फीचर यह है कि इसमें पर्यावरण, एनवायरनमेंट के सभी घटक, कंपोनेंट्स होते हैं, जो इसे एक संतुलित प्रणाली, बैलेंस सिस्टम के रूप में कार्य करने में मदद करते हैं। बायोडाइवर्सिटी. The variety of plants, animals and other living things on Earth interact and depend on each other for food, shelter, oxygen and soil enrichment. This biological diversity is described as biodiversity. पृथ्वी पर पौधों, प्लांट्स, जानवरों, एनिमल्स और अन्य जीवों, लिविंग थिंग्स की विविधता, वैरायटी आपस में संपर्क करती है और एक दूसरे पर भोजन, फूड, आश्रय, शेल्टर, ऑक्सीजन और मिट्टी की उर्वरता, सॉइल एनरिचमेंट के लिए निर्भर करती है। इस जैविक विविधता, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है।